मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा। मैं आज आपको BSc पार्ट सेकंड विषय कृषि वित्त और सहकारिता में आज मैं सहकारिता के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। भारतीय कृषि में सहकारिता का क्या महत्व है, आज इस बात पे अपन विचार विमर्श करते हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्तमान की सूचना के अनुसार भारत की 67% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें से अधिकतर आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं में ज़्यादातर किसानों के पास छोटी व मझोली जोतें हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि मजदूरों की बहुतायत है। कम आय, कम बचत होने के कारण किसान कृषि को जीवन जीने का तरीका या आजीविका का साधन ही मानते हैं। भारत में व्यवसाय के रूप में ज़्यादातर किसान खेती को नहीं मान रहे हैं। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत में 60 के मध्य के दशक से बेहतर बीज, उर्वरक, सिंचाई, फार्म मशीनीकरण से परिचय करने से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। इन सभी साधनों को खेती में उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता महसूस हुई, जिसे सार्वजनिक सहायता के साथ किसानों के व्यक्तिगत हित द्वारा पूरा किया गया। देश की खाद्य सुरक्षा व किसानों की आर्थिक उन्नति करने को ध्यान में रखते हुए उत्पादन व प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता देश में महसूस की गई, जिसको पूरा करने के लिए कृषि में अधिक से अधिक निवेश का प्रबंध आवश्यक हो गया। लेकिन कृषक समुदाय में ज़्यादातर किसान साधनों के उपयोग के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं थे। ऐसी स्थिति में किसान अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी करने के लिए साहूकारों के शोषण के शिकार हो गए, उन्हें बहुत ऊंची दर पर ब्याज उपलब्ध कराते थे। देश की ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने व कृषि के विकास के लिए एकमात्र समाधान के रूप में सहकारिता के सिद्धांत के उपयोग का रास्ता सामने आया। भारत में सहकारिता की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप कृषि में साख की आपूर्ति के रूप में हुई। भारत में सहकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय साहूकारों को साख देने की व्यवस्था से हटाना था, जो किसानों से बहुत ऊंचा ब्याज वसूलते थे। ऊंचे ब्याज के कारण किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था व उनको साहूकार के पास बंधक के रूप में रहकर कार्य करना पड़ता था। कई बार ऋण चुकाने में किसान की पीढ़ियाँ बीत जाती थी। ऐसी स्थिति से किसानों को बचाने के लिए सरकार ने प्रयास किया। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। उन्होंने किसानों में बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए एक प्रयास किया, जिसमें सहकारी साख समितियां कानून 1904 के अंतर्गत कृषि साख समितियों की स्थापना की गई। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि साहूकार जो किसानों से ऊंचे दर पर ब्याज वसूलते थे, उनके ऊपर रोक लगाना
यह इस कानून का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही किसानों में बढ़ रहे असंतोष को दबाना इस कानून का मुख्य उद्देश्य था। प्रारंभ में भारतीय स्थितियों के अनुसार प्रत्येक गांव में एक छोटी सहकारी समिति को उपयुक्त समझा गया, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि छोटे स्तर पर व्यापार व सीमित पूंजी की उपलब्धता होने से समितियां उनके सदस्यों की आवश्यकता को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने में असमर्थ थी। सहकारी ढांचे को मजबूती देने के लिए उपयुक्त रूप से विस्तारित किया गया। बड़ी सहकारी समितियों व सहकारी बैंकिंग व्यवस्था द्वारा सदस्यों की साख की आवश्यकता व खाद, बीज, खरपतनाशी आदि आधुनिक कृषि के साधनों की आवश्यकता की आपूर्ति करने का प्रयास किया गया। अब यह स्पष्ट है कि आसान ऋण की उपलब्धता के अलावा मशीनीकरण को अपनाना व कृषि विपणन का कुशल प्रबंध भारतीय कृषि के विकास में गंभीर बाधा है। सहकारी समितियों की अनुबंध के आधार पर फार्म मशीनों की उपलब्धता, छोटी जोतों को सहकारी खेती व संविदा खेती द्वारा एकत्रित करने में व फार्म उत्पादों को दूरस्थ बाजारों में संयुक्त विपणन करके खेती से आर्थिक लाभ प्रदान करने में बहुत ही सहकारिता की प्रासंगिकता है। संग्रहण सुविधाओं व पर्याप्त वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की कमी के कारण कोई भी व्यक्तिगत किसान मजबूरन विक्रय से नहीं बच सकता है। सहकारी समितियां ऐसी स्थिति में किसानों को सस्ती लागत पर पर्याप्त सुविधा प्रदान करके अच्छी आय प्राप्ति सुनिश्चित करती है। कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की बढ़ती प्रासंगिकता के वर्तमान चरण में सहकारिता ही आशा की किरण बनकर किसानों को उनके मूल्यवान उत्पादों को मजबूरन विक्रय प्रथा से बचाकर अधिक आय प्रसंस्कृत इकाइयों के द्वारा रोजगार बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार सहकारी समितियां प्रत्यक्ष रूप से कृषि विकास में भागीदारी करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। किसानों के बड़े भाग की ऋण संबंधी ज़रूरतें सहकारी समितियों द्वारा पूरी की जा सकती है। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को उन्नत खेती के साधन जैसे खाद, बीज, नस्ल के पशुपालन में अच्छी नस्ल के पशु पालने में प्रोत्साहन व नेतृत्व प्रदान करती है। विपणन व प्रसंस्करण समितियां अपने सदस्यों को उनकी आवश्यकता सस्ते में पूरी करने का प्रयास करती है व उनकी कृषि उपज को स्वीकार्य कीमतों पर बेचने की सुविधा प्रदान करती है। ये समिति अपने सदस्यों के उपज का भंडारण की सुविधा भी प्रदान करती है, जिससे किसान को उचित कीमत प्राप्त होने तक के समय का इंतज़ार आसानी से कर सके। इसके अलावा गैर साख समितियां जैसे आवास सहकारी समितियां, उपभोक्ता सहकारी समितियां आदि अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने व शक्तिशाली समूहों द्वारा उनके होने वाले शोषण से उनको बचाती है। सहकारिता ने अतीत में बहुत अच्छी सेवा की है और
कृषि उत्पादन के लिए साख का प्रबंध करने, साधनों की आपूर्ति व्यवस्था करने व प्रसंस्करण व विपणन की सुविधाओं को प्रदान करके किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बहुत हद तक आज भी प्रासंगिक है। जैसा कि बताया है कि किसान भारत में मुख्य रूप से अशिक्षा का शिकार है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किसानों का विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है। न केवल यह अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि समाज के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सहकारिता न केवल किसानों के आर्थिक हित को पूरा करने के प्रयास में मदद करेगी, बल्कि उसमें एक समूह के रूप में नैतिक गुणों के विकास में भी बहुत योगदान करेगी, जिससे एक समूह के रूप में वह बहुत अच्छा नागरिक बन सके। देखिए, उत्पाद के लिए साधन चाहिए। किसान को सस्ती दरों पर यदि उपलब्ध हो जाएगा तो उनका उपयोग करके उत्पादन व उत्पादकता बढ़ा देगा। केवल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने उत्पाद का सही कीमत भी प्राप्त होना चाहिए, तभी वह प्रोत्साहित होगा और उत्पादन करने के लिए उत्पाद विपणन के लिए बहुत अच्छा विपणन तंत्र समाज का होना चाहिए। समाज के विपणन तंत्र में बिचौलियों की संख्या ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में किसानों को उनके मेहनत का जो हिस्सा है उत्पादन करने में वह बहुत कम मिलता है। तो विपणन की व्यवस्था अच्छी करके, साथ ही यदि कीमतें कटाई के टाइम कम पड़ जाती है तो या तो प्रोसेसिंग किया जा सकता है उत्पाद का, ताकि उनकी कीमतें कम ना पड़े, और प्रोसेसिंग करके बेचा जाना चाहिए। उसके बाद में संग्रहण की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान को यदि कीमत उचित नहीं लगती है तो वह कुछ समय उसका संग्रहण करके बेच सके। आखिर में किसान को अपनी खुद की और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वस्तु और सेवा चाहिए, जो उसको खुले बाज़ार में खरीदने वह जाता है और उसके लिए उसको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में यदि अपन देखते हैं तो भारत में अर्थव्यवस्था व देश के विकास के लिए सहकारिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योग हो सकता है। बहुत ही सहकारिता की प्रासंगिकता है, क्योंकि उत्पादन सहकारिता समिति हो सकती है जो उत्पादन कार्यों में उसका सहयोग करे, विपणन के कार्य में उसका सहयोग करे, प्रोसेसिंग इकाई लगाकर प्रोसेसिंग के कार्य में सहयोग कर सकती है, संग्रहण में गोदाम बनाकर उनके कार्य में सहयोग कर सकती है, और उपभोक्ता सहकारी समिति बनाकर उनको अपनी आवश्यकता पूरी करने के कार्य में भी मदद कर सकती है। ऐसा करने से न केवल किसानों का आर्थिक विकास होगा, बल्कि एक अच्छा उनका नैतिक विकास भी होगा, जो सामाजिक रूप से और देश के लिए बहुत ही हितकारी होगा। धन्यवाद।